गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया, जो सेल बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो सेल के अंदर होने वाली मेटाबॉलिज्म के लिए पावर को जनरेट करते हैं, एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जो है सेलुलर रिस्पायरेशन का साइट होता है, यानी कि सेलुलर रिस्पायरेशन की प्रक्रिया होती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन और क्रेब्स साइकिल जो चलती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलती है। तो वहां पे क्या होता है कि एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट है सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया एक सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स है, क्योंकि ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग है, क्योंकि इसके पास डीएनए होता है, अपना राइबोसोम होता है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि कोशिका के अंदर कोशिका की जैसी संरचना, यानी सेल विथ इन सेल। तो सेल्फ रेप्लिकेटिंग होते हैं, ये अपने प्रोटीन का फॉर्मेशन स्वयं करते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया एक ग्रीक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है। माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रेन्यूल, यानी कि थ्रेड लाइक ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, यानी कि कणिका में संरचना। तो माइटोकॉन्ड्रिया एक कणिका में संरचना होता है जो कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। अब इसके बाद में हम डिस्कवरी की बात करते हैं। तो डिस्कवरी जो है, फर्स्ट टाइम माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को कोलिकर ने कीटों की रेखित पेशियों में देखा था 1880 में। कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने स्ट्रेटेंड मसल्स ऑफ इंसेक्ट, यानी कीटों की रेखित पेशी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था। इसके बाद में एक साइंटिस्ट था अल्टमान, जिन्होंने कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया को देखा और बताया कि ये जो है बायोप्लास्ट है, यानी कि बायोप्लास्ट टर्म गिवन बाय अल्टमान। अल्टमान ने इसे बायोप्लास्ट कहा। द माइटोकॉन्ड्रिया टर्म वाज गिवन बाय सी वेंडा। 1897 में सी वेंडा नामक वैज्ञानिक ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम क्यों दिया? क्योंकि ये कणिका में संरचना है। इसके बाद में फेटजियस एक वैज्ञानिक था जिसने इसको सार्कोप्लाज्म कहा, यानी पेशियों के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसको इन्होंने सार्कोप्लाज्म नाम दिया। इसके बाद एफ मीव 1904 में एफ मीव नामक वैज्ञानिक ने फर्स्ट ऑब्जर्व्ड देम इन प्लांट, यानी प्लांट के अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया का ऑब्जर्वेशन किया। वो प्लांट का नाम क्या है? वो प्लांट का नाम निम्फिया है। इसके बाद में किंग्सबर्ग और होगबूम दो वैज्ञानिक थे 1940 में, बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेलुलर रिस्पायरेशन में, यानी कोशिकीय श्वसन में सहायता करता है। कौन से वैज्ञानिक थे? किंग्सबर्ग और होगबूम नामक वैज्ञानिक ने। इसके बाद में सीकविट्ज नामक वैज्ञानिक ने इसको कहा पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कोशिका का ऊर्जा घर कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं शेप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का जो आकार होता है कैसा होता है? तो रॉड शेप्ड होते हैं, ये क्षण आकार के होते हैं। स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, या ये फिलामेंटस होता है, तंतुरूपी होते हैं, फिलामेंटस होते हैं। तो अलग अलग वेरिएशन है इसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में अलग अलग स्ट्रक्चर को लेकर वेरिएशन होता है अलग अलग सेल्स के अंदर। अगर इसके लेंथ की बात करें तो लेंथ जो होता है वो 3 to 5 माइक्रोमीटर का होता है, और डायमीटर की बात करें तो 0.5 से 1.0 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। और जो फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, यानी तंतुरूपी माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं, उनकी लंबाई ज्यादा होती है, वो 40 माइक्रोमीटर की लंबाई होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। कौन से माइटोकॉन्ड्रिया? फिलामेंटस माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के कुछ अन्य नाम भी हैं। अगर नेम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे एटीपी मील, क्योंकि एटीपी का प्रोडक्शन करता है इसलिए इसको एटीपी मील के नाम से जानते हैं। इसे बायोप्लास्ट भी कहते हैं। इसको हम कॉन्ड्रियोसोम के नाम से भी जानते हैं। तो अलग अलग इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है कोशिका का ऊर्जा घर है।
एनर्जी को जनरेट करता है, एटीपी को स्टोर करता है। अगर हम नंबर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो नंबर होता है वो निश्चित नहीं होता है, वो डिपेंड करता है मेटाबॉलिक रेट पर, यानी कोशिका के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट होता है उसी पर डिपेंड करता है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या। जिन कोशिकाओं में मेटाबॉलिक रेट हाई होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है, जिन कोशिकाओं में मेटाबॉलिक रेट कम होता है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। इसके अलावा अगर हम प्लांट और एनिमल की तुलना करें तो प्लांट में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनिमल्स कोशिकाओं की अपेक्षा कम होता है, यानी प्लांट्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या एनिमल की अपेक्षा कम होती है। तो यहाँ पर एक रेशियो है कि मतलब 1000 से 1600 जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो पर सेल होते हैं। मोस्टली लीवर सेल के अंदर इतनी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या केवल एक होती है, जैसे क्लोरेला। ये क्या है? ये एल्गा है जिसके अंदर केवल एक ही माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। इसके अलावा सबसे अधिक मात्रा में 5 लाख की संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो अमीबा के अंदर देखने को मिलते हैं, यानी कि अमीबा के अंदर जो मेटाबॉलिक रेट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कितनी है? 5 लाख की संख्या में, यानी बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया अमीबा के सेल के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया कुछ कोशिकाओं में एब्सेंट भी होता है, जैसे बैक्टीरिया, बीजीए, बिलिग्रेन एल्गी, नीलहरी शैवाल। इसके अलावा मेच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स, स्तनधारियों के जो परिपक्व आरबीसी होते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स, उनके अंदर जो है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? एब्सेंट होता है। अब इसके बाद में हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना है, ये एलियस स्ट्रक्चर है जिसमें ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है? आउटर मेम्ब्रेन, और इसके अंदर होता है इनर मेम्ब्रेन। आप माइटोकॉन्ड्रिया को एक नाम से और कह सकते हैं एंजाइम हाउस, क्योंकि इसमें लगभग इसके मेम्ब्रेन में, इसके क्रिस्टी में, इसके मैट्रिक्स में लगभग 40 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो क्रेब्स साइकिल को रन कराने में, ईटीएस में सहायता करते हैं। तो एंजाइम हाउस भी आप कह सकते हैं। तो क्या है कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस होता है जिसको हम कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। जो इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिसको हम क्रिस्टी के नाम से जानते हैं। एक वैज्ञानिक था पैलाडी नामक वैज्ञानिक ने क्रिस्टी टर्म को दिया था। तो क्रिस्टी पर क्या होता है कि बहुत सारे ऑक्सीसोम पाए जाते हैं। क्रिस्टी हैव ऑक्सीसोम, यानी कि माचिस की तीली के समान बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको हम ऑक्सीसोम कहते हैं। ऑक्सीसोम को हम मोरन पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि मोरन नामक एक साइंटिस्ट था जिसने ऑक्सीसोम को डिस्कवर किया था। इसके अलावा F1 F0 पार्टिकल के नाम से भी जानते हैं इसे, और इसके अलावा जो है एलिमेंट्री पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो कई सारे नाम हैं ऑक्सीसोम के। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, यानी कि जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए होता है विदाउट हिस्टोन और फ्री एंड नहीं होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है। तो प्रोकैरियोटिक डीएनए की तरह इसमें भी डीएनए पाया जाता है जिसको हम कहते हैं सर्कुलर डीएनए। इसके अलावा राइबोसोम जो होते हैं 70S टाइप के होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जैसा राइबोसोम होता है वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम पाया जाता है। इसके अलावा कुछ नॉन लिविंग इंक्लूजन पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में, जगह जगह पर कुछ नॉन लिविंग इंक्लूजन होते हैं। तो सर्कुलर डीएनए और पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा जो क्रिस्टी होता है उस पर बहुत सारे ऑक्सीसोम पाए जाते हैं, इनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है, लगभग 10⁴ एक माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीसोम की संख्या होती है। इसके अलावा जो ऑक्सीसोम है, अगर हम एक ऑक्सीसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऑक्सीसोम का स्ट्रक्चर है पार्टिकल्स लाइक होता है, और इसके अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसकी स्टडी करें तो इसमें 3 पार्ट होते हैं।
इसका जो सर्कुलर पार्ट होता है, हेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, हेड के नीचे स्टाल्क होता है, स्टाल्क के नीचे बेस पाया जाता है। तो इसके जो बेसल स्ट्रक्चर होते हैं उसको हम F0 के नाम से जानते हैं, और इसका जो हेड वाला पार्ट होता है उसको हम F1 के नाम से जानते हैं। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, F1 F0 पार्टिकल्स के नाम से जानते हैं। अब ध्यान आपको ये देना है कि हेड के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसका नाम है एटीपीएज। एटीपीएज जो होते हैं ये एटीपी के संश्लेषण में सहायता करते हैं, तो इसलिए इसको एक और नाम से जानते हैं, एटीपी सिंथेटेज। एटीपी सिंथेटेज के नाम से जानते हैं क्योंकि एटीपी का ये क्या करता है, संश्लेषण करता है। इसके अलावा हेड ऑक्सीसोम के हेड में एटीएस यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जिसके द्वारा क्या बनता है, एटीपी का प्रोडक्शन बनता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स में क्या होता है, क्रेब्स साइकिल चलती है। क्रेब नामक साइंटिस्ट ने इस साइकिल के बारे में बताया था, जहां पर प्रत्येक क्रेब साइकिल में 12 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो यानी कि टोटल 24 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि एक पायरुविक एसिड को एक ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, ग्लूकोज जब घटित होता है, टूटता है दो भागों में, तो एक ग्लूकोज के टूटने पर 3 कार्बन के 2 कंपोनेंट बनते हैं, कंपाउंड बनते हैं, जिनको हम कहते हैं पायरुविक एसिड। एक पायरुविक एसिड में कार्बन की संख्या 3 होती है, तो एक ग्लूकोज के टूटने पर 2 पायरुविक एसिड बनेंगे जिनमें 3-3 कार्बन होते हैं। तो एक पायरुविक एसिड को ऑक्सीडाइज करने के लिए एक क्रेब साइकिल चलती है। तो पायरुविक एसिड कितना बना है, एक ग्लूकोज के टूटने पर 2, तो यानी कि 2 क्रेब साइकिल चलेगा। प्रत्येक क्रेब साइकिल में 12 एटीपी का प्रोडक्शन होता है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 24 एटीपी का प्रोडक्शन होगा। और टोटल जो एटीपी का प्रोडक्शन होता है वो कितना होता है, 38 एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो एटीपी एज के द्वारा एटीपी का संश्लेषण होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन की प्रक्रिया जो होती है वो हेड रीजन में होती है। इसके अलावा एक और मेन पॉइंट है कि जो F0 पार्टिकल है, यानी F0 का जो पार्ट होता है उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में ये क्वेश्चन आता है, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन। तो ये कहाँ पाई जाती है, F0 रीजन में पाई जाती है, यानी बेस, यानी ये जो ऑक्सीसोम है ये इसी प्रोटीन के द्वारा क्रिस्टी से अटैच्ड होते हैं। किसके द्वारा, ओलिगोमाइसिन सेंसिटिविटी कॉन्फेरिंग प्रोटीन। इसको हम OSCP के नाम से जानते हैं, OSCP। O का मतलब ओलिगोमाइसिन, S का मतलब सेंसिटिविटी, C का मतलब कॉन्फेरिंग, और P का मतलब प्रोटीन। तो ये F0 रीजन में पाया जाता है। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का। इसके अलावा अगर हम ओरिजिन की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया की ओरिजिन कैसे होती है, तो पूर्व उपस्थित माइटोकॉन्ड्रिया से ही नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है। यानी सेल के अंदर जो सेल डिवीजन होता है उसके पहले जो पूर्व स्थित माइटोकॉन्ड्रिया है उसी से नए माइटोकॉन्ड्रिया की उत्पत्ति होती है। तो ये डिटेल स्ट्रक्चर था माइटोकॉन्ड्रिया का। आगे हम इसके फंक्शन को लेकर वीडियो बनाएंगे, तो उसमें चर्चा किया जाएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया के इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन तो यही है कि ये एनर्जी को जनरेट करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, एटीपी को स्टोर करते हैं ऑक्सीसोम के अंदर,